डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अंतिम पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में पेपर BLIS 103 जो कि न्यू कोर्स में है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में आज बात करेंगे। तो हम इस पेपर में नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 पर आज एक ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नॉलेज क्या है। तो हम नॉलेज की अगर बात करते हैं तो नॉलेज इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स दैट यू हैव गेन्ड थ्रू लर्निंग और एक्सपीरियंसेस। जो हमें जब हम कुछ चीज़ें लर्न करते हैं या पढ़ते हैं, उनके ज़रिए जो हमें एक्सपीरियंस गेन होता है या लर्निंग्स आती है, जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं, उन्हें हम नॉलेज कहते हैं। तो नॉलेज कैसे हम नॉलेज तक, जैसे कि फर्स्ट ऑफ कोई हमारे पास डेटा है, डेटा से हम इंफॉर्मेशन, उसे जब हम प्रोसेस करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है। देन इन्फॉर्मेशन से जब हम कुछ लर्न या एक्सपीरियंस करते हैं, गेन करते हैं, तो वो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसका हम कहीं पे यूज़ करते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग पावर में, तो वो विजडम कहलाता है। इसी तरह उसी नॉलेज को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको नॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, कि उसी नॉलेज को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, अरेंज करें या प्रिपेयर करें जो कि किसी के लिए यूज़फुल हो। उसी को हम कह सकते हैं कि इज़ अबाउट एक्टिविटीज सच एज डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, इंडेक्सिंग एंड क्लासिफिकेशन परफॉर्म्ड इन लाइब्रेरीज, डेटाबेसेस एंड आर्काइव्स। जो हम हमारी लाइब्रेरीज की बुक्स है उनको जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उनमें नॉलेज होता है एक फॉर्म में, बुक्स के, मैगजीन्स के फॉर्म में, और उन्हें ही हम एक क्लासिफाइड मैनर में लाइब्रेरीज में अरेंज करते हैं, जो कि यूज़फुल होता है। तो इसी पेपर में हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये 4 ब्लॉक्स में है, इसमें 16 यूनिट्स हैं, जिसमें हम आज 2 ब्लॉक्स की इस लेक्चर में चर्चा करेंगे, जिन पे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें पार्ट 1 में है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ब्लॉक 1, एंड ब्लॉक 2 है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्टिव एंड डायनामिक प्रिंसिपल्स। तो आइए हम ब्लॉक 1 की अगर बात करते हैं, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या है? सिंपल से अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन किसी चीज़ों को हम जब अरेंज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर मैनर में या किसी क्लासिफिकेशन स्कीम के जरिए, या जैसे ही हम बुक्स को DDC या CC के फॉर्म में अरेंज करते हैं सब्जेक्ट वाइज या अल्फ़ाबेटिकल वाइज, तो उसी अरेंजमेंट को हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिससे हम उन्हें आसानी से ढूंढ सके या किसी यूज़र को सर्विस दे सके। तो ऐसे ही लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज अ सिस्टम ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन बाय विच लाइब्रेरीज रिसोर्सेज आर अरेंज्ड एंड ऑर्डर सिस्टमेटिकली, जिसके जरिए हम जो नॉलेज हमारा है उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी में हम आज पढ़ेंगे 4 यूनिट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें यूनिट 1 में होता है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट, कि किस तरीके से सब्जेक्ट का डेवलपमेंट हुआ। यूनिट 2 में हम चर्चा करेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस। और यूनिट 3 में हम चर्चा करेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन मेथड्स, फॉर्मेशंस, कैनन्स एंड प्रिंसिपल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार यूनिट 4 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी साइंस एंड क्लासिफिकेशन, दोनों में क्या वो है डिफरेंसेस, एंड क्लासिफिकेशन में 5 लॉज का क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम वैसे ही यूनिट 1 की अगर बात करते हैं तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट क्या है। तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की अगर हम बात करें तो जो पूरा नॉलेज है यूनिवर्स में, जो कि किसी भी जरिए से टेसिट या एक्सप्लिसिट जो नॉलेज है, उन दोनों को मिलाकर जो नॉलेज बना हुआ है, उसे हम यूनिवर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो द टोटलिटी ऑफ नॉलेज दैट हैज़ सर्वाइव टिल दैट, आज तक जो भी नॉलेज है वो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में काउंट होता है। द नॉलेज दैट इज बीइंग जनरेटेड नाउ एंड विल बी जनरेटेड इन फ्यूचर विल आल्सो बी ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। जो पहले नॉलेज जनरेट हो चुका है पास्ट में, जो प्रेजेंट में नॉलेज डेवलप्ड हो रहा है, और जो फ्यूचर में होगा, वो सारा नॉलेज मिलकर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज बनाता है। तो इस यूनिट में हम नॉलेज की चर्चा करेंगे कि नॉलेज क्या है, जो हम किसी एक्सपीरियंस या लर्निंग के थ्रू जानते हैं। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की हमने बात की कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज क्या है, किस तरीके से जो आज जनरेट हो रहा है या जो कल जनरेट होगा, वो सारा नॉलेज यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में काउंट होता है। फिर टाइप्स ऑफ नॉलेज, ऑर्डिनरी, साइंटिफिक एंड फिलोसफिकल। साइंटिफिक जैसे कि अगर हम लॉज, ग्रेविटेशनल लॉज, ये सारे साइंटिफिक नॉलेज है कि जो साइंस या मेथड्स के थ्रू
मतलब प्रूव किया गया है उसे साइंटिफिक नॉलेज, या फिलोसफिकल बातों से कि ये होता है इस, तो जो सारी फिलोसफिकल चीज़ों से जो नॉलेज आया उसको फिलोसफिकल नॉलेज कहा गया। देन एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज एक्वायर करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज के जो नॉलेज जनरेट होता है उसके मोड्स क्या होते हैं, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट किस तरीके से जनरेट होता है, फ्यूज़न से, एग्लोमरेशन से, या सब्जेक्ट के फिजन से जो सब्जेक्ट डेवलप्ड होता है। जस्ट एग्जांपल अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायो प्लस केमिस्ट्री के दोनों के मिश्रण से मिलके क्या बना है, बायोकेमिस्ट्री। ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट बनते हैं, तो वो किस तरीके से बनते हैं और उन्हें कहाँ पर कौन से सब्जेक्ट में रखा जाए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही यूनिट 2 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 2 में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। तो हम इस पे सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन जो भी हमारे पास नॉलेज है या जो भी हमारे पास इन लाइब्रेरी की भाषा में अगर हम क्लासिफिकेशन बोले तो जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करें जिससे कि इजीली हम उन्हें रिट्रीव कर सकें। तो क्लासिफिकेशन मीन्स अरेंजिंग और सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज दैट दे हैव। कॉमन प्रॉपर्टीज़ अगर हम मान लें कॉमन प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो हम सब्जेक्ट कॉमन ले सकते हैं या उनका अल्फ़ाबेटिकल वाइज की ए वाले एक कॉमन ग्रुप में बी वाले, जैसे हम क्लासिफिकेशन क्लासरूम में मेल फीमेल का, बॉयज़ गर्ल्स का, इसी तरीके से जेंडर वाइज ST SC OBC, तो ये सारा एक क्लासिफिकेशन में ही सारी चीज़ें आती है। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पर्पस एंड फंक्शन, इसका पर्पस क्यों, क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस क्यों है, क्योंकि हम डेटा को इजीली रिट्रीव कर सके। अगर मैथ्स की बुक अगर बायो में है तो प्रॉब्लम हो सकता है, या मैथ्स के डॉक्यूमेंट्स, तो हम इजीली मैथ्स का जो मटेरियल है या जिस मैथ्स में भी जो सब उसके सब डिविजन्स है जहाँ पे वो बुक है तो या जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो इजीली रिट्रीव हो सके, इसलिए क्लासिफिकेशन हमें ज़रूरी है। तो ये सारे उसके एंड मेन फंक्शन यही है कि ये हमें इजीली जो बुक्स हमें प्रोवाइड कराता है, बुक्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखने के काम में आता है। हिस्ट्री अगर हम इसमें बात करें तो क्लासिफिकेशन का डेवलपमेंट सबसे पहले कि हम पहले कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स को रख देते थे, रिट्रीव करते थे। जैसे कि एक सेल्फ है उसमें हम बुक्स को रखते जाते थे, उसको ट्रायल एंड एरर मेथड्स के नाम से भी जाना जाता था कि हम ट्रायल करते थे कि आज यहाँ रखी है या इस तरीके से, तो हमें इजीली प्राप्त होती है। देन उसके बाद डेवलपमेंट होते गया, DDC CC, ये बहुत सारी लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन, ऐसी कई सारी स्कीमें आई कि जिनके जरिए हम बुक्स को रखने लगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में या सब्जेक्ट वाइज में, या उनके जो पर्टिकुलर स्कोप ऑफ कंटेंट है या उसका एरिया है उसके आधार पे हम बुक्स को क्लासिफिकेशन करने लगे। इसी तरीके से उसका डेवलपमेंट होते गया और मोस्टली अभी हम जो क्लासिफिकेशन स्कीम का यूज़ करते हैं वो DDC या CC, मोस्टली तो DDC ही यूज़ होता है क्योंकि सब्जेक्ट बेस्ड होता है कि सब्जेक्ट वाइज उसको क्लासीफाई किया जाता है। इसी तरह हम यूनिट 3 की बात करें तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की मेथड्स, फॉर्मेशंस, कैनन्स एंड प्रिंसिपल्स की इसमें चर्चा करेंगे हम। इसमें हम डिस्क्रिप्टिव एंड डायनामिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्टिव मतलब जो कि जैसे कि अगर हम बात करें DDC की तो सारा हमें डिस्क्राइब है कि ये टाइटल जो है, जैसे कि लाइब्रेरी सर्कुलेशन है या लाइब्रेरी इशू रिटर्न है, तो वो एक हमें 0267.45 पे अवेलेबल हमें मिला है, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। अगर हम डायनामिक की बात करें तो जैसे हम CC की बात करें तो वो डायनामिक थ्योरी बेस्ड है कि जिसमें हमें खुद वो नंबर बनाने पड़ते हैं या उन नंबरों को हमें ऑटोमेटिक हमारे हिसाब से हम उन्हें अरेंज करना पड़ता है, उनका एक लॉज होते हैं, उन फंडामेंटल लॉज के बेसिस पे हम वो सब्जेक्ट को अरेंज करते हैं। ऐसे ही कैनन्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की आएंगे कि कैनन्स कौन कौन से हैं, जो भी इतने 6 कैनन्स के अंदर कैनन्स है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक अपूपा पैटर्न है जिसमें कि हम बुक्स को उसी फॉर्म में अरेंज करते हैं। देन पोस्टुलेशन अप्रोचेस है, आइडिया, वर्बल एंड नोटेशनल प्लेन की चर्चा करेंगे कि आइडिया प्लेन में कैसे, वर्बल प्लेन में क्या क्या चीज़ें आती है, नोटेशनल प्लेन में किन बातें में आती है। तो ऐसे ही ये मोस्टली CC में ज़्यादा यूज़ किया गया है। देन प्रिंसिपल ऑफ फैसेट सीक्वेंस का के जितने भी प्रिंसिपल है जिनके जरिए एक सीक्वेंस बनाया गया क्लासिफिकेशन का और जो कि हमारे मोस्टली कैनन्स में यूज़ किए गए हैं, जैसे वॉल पिक्चर या होल ऑर्गन पिक्चर कि फर्स्ट जैसे पूरा सब्जेक्ट है देन उसके ऑर्गन्स हैं, या काउ कॉल प्रिंसिपल जैसे कि गाय और बछड़े का। तो ऐसे ही एक एग्जांपल के थ्रू कि इनहेरिटेंस के थ्रू अगर ऑर्गेनाइजेशन किया जाए बुक्स का या जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी मटेरियल है उसका, या वॉल पिक्चर के थ्रू, या एक्ट एंड एक्शन या एक्टर,
तो इन कैटेगरी में भी डिवाइड करके हम उसको सीक्वेंस में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में रख सकते हैं। तो यूनिट 3 में हम इनके बारे में प्रॉपर चर्चा करेंगे कि किन किन मेथड्स या कौन कौन से कैनन्स हमारे सब्जेक्ट में आते हैं। तो आगे हम बात करते हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड क्लासिफिकेशन। 5 जो लॉज हैं लाइब्रेरी साइंस के बेसिक, उनका हमारी क्लासिफिकेशन में क्या महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे यूनिट 4 में। क्लासिफिकेशन क्या है सबसे पहले उसी की चर्चा। देन 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज जो बुक्स आर फॉर यूज, एवरी बुक्स एवरी यूज़र हिज और हर बुक, एवरी बुक इट्स यूज़र, या सेव द टाइम ऑफ द यूज़र, और लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें तो बुक्स आर फॉर यूज़, किताबें यूज़ के लिए हैं, तो इसमें हम क्लासिफिकेशन को किस तरीके से इन्वॉल्व करेंगे। अगर हमारा ये लॉ फुलफिल करना है तो हमें पहली बात तो बुक्स अरेंज एक प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए, जिसके जरिए कि यूज़र जो भी बुक्स उसे चाहिए या जितनी भी बुक्स है वो यूज़ कर सके, क्योंकि हर बुक यूजेबल होनी चाहिए। तो मोस्टली बुक्स आर फॉर यूज़, किताबें यूज़ के लिए, तो वो एक पर्टिकुलर मतलब ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए जिसके जरिए वो आसानी से रिट्राइव कर सके। देन आता है एवरी यूज़र हिज और हर बुक, हर यूज़र की अपनी एक किताब। तो अगर कोई यूज़र को कोई सी बुक चाहिए तो उसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में या हम जब तक अरेंज नहीं करेंगे तो वो किस तरीके से रिट्रीव करेगा। सबसे पहले अगर उसे किसी ऑथर बेसिस पे चाहिए तो अगर ऑथर के नाम से बुक सर्च करता है, उसे अगर न मिलेगी तो हमें उसके जो सर्च अप्रोच है या जो सब्जेक्ट अप्रोच है या टॉपिक अप्रोच है उसको हमें फॉलो करके बुक्स का अरेंजमेंट करना चाहिए। या अगर हम बात करें थर्ड लॉज की, तो एवरी बुक इट्स यूज़र, हर बुक का अपना एक यूज़र होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर हम सब्जेक्ट बेसिस रख रहे हैं, उसे एक ही ऑथर के बारे में पता है बट बाकी ऑथर्स उस फील्ड में कौन से उसे नहीं पता है, और अगर हम उसे ऑथर वाइज अरेंज करेंगे तो वो सिर्फ एक ही ऑथर की उस टॉपिक पे किताब पढ़ेगा। बट अगर हम टॉपिक या सब्जेक्ट वाइज अरेंज करेंगे तो देन वो उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे जितने भी ऑथर्स होंगे, जितने भी ऑथर्स राइटर्स होंगे, उनकी किताबें भी पढ़ सकता है। तो हमारे जो क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो इन बातों से क्या होता है कि जो अदर बुक्स होती है वो भी यूज़ में आती है। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड लॉ होता है वो भी फुलफिल होता है कि अगर ऑथर को प्रेमचंद की जगह अगर श्री लाल शुक्ल की बुक चाहिए तो वो उसकी बुक्स या किसी की भी निराला जी की आउटसाइड जो भी उसे नॉवल उससे रिलेटेड फील्ड में मिलेगा उसकी वो बुक्स पढ़ सकता है। तो ये सब्जेक्ट अप्रोच से वहाँ पे भी हमारा क्लासिफिकेशन के थ्रू ये फुलफिल होता है। देन सेव द टाइम ऑफ द यूज़र, मेनली तो टाइम की बात होती है कि अगर उसे बुक ढूंढना, अगर पर्टिकुलर अरेंज में ऑर्डर ही नहीं होगी, मान लीजिए कि मैथ्स की एक बुक यहाँ है, बाकी दूसरे सेल्फ में, फिर और दूसरे तीसरे सेल्फ में, तो ऑर्डर में अरेंज ही नहीं है तो उसे कैसे प्राप्त होगी। तो सबसे पहले तो हमें उसे एक पर्टिकुलर अरेंज में ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देन जब वो अरेंज हो जाएगी तो उसे आसानी होगी कि वो जब हम क्लासिफिकेशन या कैटलॉगिंग करके तो वो जब बुक्स को आसानी से रिट्रीव कर सकता है कि ये बुक कहाँ पे रखी है, कहाँ पे नहीं रखी है, तो उसे ये आसानी होती है। तो हमारा जो फोर्थ लॉ होता है वो भी फुलफिल होता है। देन अगर हम इसी में बात करें, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, लाइब्रेरी बढ़ती है, उसमें किताबें बढ़ती है, स्टाफ बढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें बढ़ती है, तो जिसके जरिए हमारा जो स्पेस होता है तो वो भी हमें यूटिलाइज होना चाहिए। तो स्पेस यूटिलाइज होने के लिए अगर हम प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे, प्रॉपर सेल्फ में जगह रहेगी या प्रॉपर बुक्स का अरेंजमेंट होगा, तो वो एक आसानी से जब हम बुक्स और ज़्यादा आएंगी तो हम उसे आसानी से एक प्रॉपर ऑर्डर में रख सकेंगे और प्रॉपर उसकी जगह होगी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि सेल्फ में कुछ हम 5 या 10 किताबों की जगह छोड़ते हैं कि जिसके जरिए अगर उसी सेल्फ में अगर 1-2 बुक आती भी है तो हम उसे ऐड करते हैं, हमें बार बार सेल्फ चेंज नहीं करना पड़ेगा सारी बुक्स का। तो इसी तरीके से हम प्रॉपर मिनिमम एक स्पेस छोड़ते हैं कि जब हम अरेंज करते हैं तो क्लासिफिकेशन में इन चीज़ों का भी ध्यान होता है कि एक प्रॉपर अरेंज में अगर ऑर्डर में अरेंज है तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हम उन्हें बार बार सिर्फ थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे तो उससे क्या होता है कि वो हमें पूरी लाइब्रेरी की बुक्स को चेंज नहीं करना पड़ता है। तो उससे एक चीज़ वो भी फ़ायदा है। तो क्लासिफिकेशन के जरिए हमारा फिफ्थ लॉ भी फुलफिल होता है। तो हमने फर्स्ट इसमें जो पढ़ा कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हमने ब्लॉक 1 में सारी चीज़ें आ जाती है कि क्या लॉज है, क्या चीज़ें हैं, 5 लॉज को किस तरीके से पूर्ण करता है, फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट कैसा है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज क्या क्या है। तो पूरे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में किन किन बातों का ध्यान रखा गया उन सारी बातों को हम इसमें कवर करते हैं। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के जितने टॉपिक्स आते हैं वो मोस्टली इसमें होते हैं। देन
सेकंड ब्लॉक में हम चर्चा करेंगे कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्टिव एंड डायनामिक प्रिंसिपल, जो इसके डिस्क्रिप्टिव एंड डायनामिक प्रिंसिपल्स है उनके बारे में चर्चा की जाएगी, जिसमें कि हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन मेथड्स कौन कौन सी हैं। यूनिट 6 में हम बात करेंगे स्टडी ऑफ सिलेक्टेड क्लासिफिकेशन मेथड्स, जो हमने क्लासिफिकेशन मेथड सिलेक्ट किए उनकी स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी है और उनमें क्या क्या हमें पढ़ना है। यूनिट 7 में हम बात करेंगे स्टडी ऑफ डीडीसी एंड सीसी, कि डीडीसी और सीसी में क्या क्या हमें पढ़ना है, उनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या उनके इम्पोर्टेंस है, क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यूनिट 8 में हम बात करेंगे करंट ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में करंट ट्रेंड्स क्या क्या है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं यूनिट 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन मेथड्स। क्लासिफिकेशन मेथड्स के टाइप्स क्या क्या है। क्लासिफिकेशन स्कीम, पहले तो हम क्लासिफिकेशन स्कीम की बात करते हैं तो क्या है। क्लासिफिकेशन स्कीम इज अ डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन फॉर एन अरेंजमेंट और अ डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स विच द ऑब्जेक्ट हैव इन कॉमन। मोस्टली हम स्कीम की बात करें तो क्या है कि हमने कोई रूल्स या प्रिंसिपल्स या उनको इंफॉर्मेशन को लिख के रखा कि इन्हीं बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट या इसी आधार पर हम उन्हें एक ऑर्डर में रखेंगे, तो उसी को हमने एक स्कीम कह दिया। तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन के लिए जो स्कीम है उसे क्लासिफिकेशन स्कीम का नाम दिया गया। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम में अगर हम पहले बात करें इन्यूमरेटिव, ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव और एनालिटिकल सिंथेसिस की बात करें। इन्यूमरेटिव जो पूरी तरीके से लिखा हुआ है कि जैसे आपको वैसे ही करना है जैसे उन्होंने लिख दिया है कि ये बुक इस ऑर्डर में या इस नंबर पे रखी जाएगी, तो आपको वहीं पे वो चीज़ें रखनी है। ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव में मतलब प्रॉपर पूरे तरीके से वो इन्यूमरेटिव है, उसमें भी वही सारे रूल्स। एंड एनालिटिकल एंड सिंथेसिस में जिन्हें आपको खुद एनालिसिस करके कि ये बुक कौन से टॉपिक कौन से नंबर पे क्या आएगा और उसे खुद सिंथेसिस करके हमें नंबर बनाना है। तो इसमें जैसे हम मोस्टली बात करें इन्यूमरेटिव्स, ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव्स में डीडीसी, एलसी इनकी बात की जाती है। और एनालिटिकल सिंथेसिस में अगर हम बात करें तो हमारा सीसी, जिसमें हम खुद नंबर हमें डिसाइड करना होता है कि ये इसमें जाएगा या हमें एनालिसिस पूरा प्रॉपर करना होता है। बट डीडीसी में मोस्टली हमें गाइडेड होता है कि आपको इसके अंदर जाना होता है। डेप्थ शेड्यूल्स की बात करें तो उसका प्रॉपर एक शेड्यूल होता है जिसमें सब कुछ होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सिलेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम, क्लासिफिकेशन स्कीम का सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइब्रेरी किस तरीके की है, या हमारे पास मटेरियल कितना है, या हमारे पास स्पेस किस तरीके का है, और हमें कौन सी स्कीम बहुत इजीली या हमें आती है, या जो हमारे आसपास की लाइब्रेरी में यूज़ हो रही है, जिनके थ्रू हम कोलैबोरेशन या जब भी कुछ करें तो वो हमें यूज़फुल हो। जैसे कि मोस्टली फर्स्ट तो क्लासिफिकेशन स्कीम का हमें जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन स्कीम है, उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए कि किस में क्या क्या चीज़ें हैं। देन कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम हमारी लाइब्रेरी या हमारी लाइब्रेरी की मटेरियल के लिए सूटेबल है। मान लीजिए आपकी स्पेशल लाइब्रेरी है, तो आप हो सकता है कि आप कोई स्पेशल शेड्यूल डेवलप करके या उससे आप क्लासीफाई करें, या तो नॉर्मल कोई सी स्कीम आपकी लाइब्रेरीज आसपास जो आया, आपकी जो कोलैबोरेटिव लाइब्रेरीज है वो लोग कर रहे हैं तो उनके थ्रू आप कर सकते हैं, या आपकी पेरेंट लाइब्रेरी क्या यूज़ कर रही है उससे भी आप कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ता है क्लासिफिकेशन स्कीम के सिलेक्शन में। फर्स्ट आपका टाइप ऑफ मटेरियल कौन कौन सा है आपके पास, तो उसके आधार पे भी, और जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो उसका सिलेक्शन हमें करना चाहिए। इसमें हम यूनिट 6 में बात करें स्टडी ऑफ सिलेक्टेड क्लासिफिकेशन मेथड्स की। अगर हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन स्कीम कौन कौन सी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे MDDC, UDC, LCC, या सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, कॉलन क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, या BSO, बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। तो ये सारी क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके बारे में थोड़ा ओवरव्यू पढ़ेंगे। देन वो कब डेवलप हुई थी, कौन से संस्था किन्होंने डेवलप की थी, कौन से संस्था है, कौन से मतलब नेशन में डेवलप की थी, क्या क्या यूज़ है, कुछ तरीके से उसमें सब्जेक्ट का डिवीज़न है, सब्जेक्ट को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, और उसका पैटर्न क्या है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम क्लासिफिकेशन स्कीम में पढ़ेंगे। देन हम अगर बात करें DDC, तो DDC मेल्विन डिवे के द्वारा दी गई थी, जिसे डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। 1876 में ये आई थी। देन उसके बाद आया था एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, जो कि CA कटर द्वारा, चार्ल्स सेमी कटर जिन्हें कहा जाता है, 1886 में ये क्लासिफिकेशन स्कीम आई थी। देन हम UDC की बात करें, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो पॉल ऑटलेट एंड HL फॉन्टेन ने दिया था 1905 में। तो
इसे UDC। देन LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का क्लासिफिकेशन स्कीम जो कि जेम्स हेंशन ने 1904 में दिया था। देन सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आता है जो कि JD ब्राउन 1906 में इस क्लासिफिकेशन आई थी। देन कोलन क्लासिफिकेशन SR रंगनाथन 1933 में आई थी। देन हम बात करते हैं बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन की, H.E. ब्लिस ने 1935 में ये क्लासिफिकेशन स्कीम आई। देन बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग 1978 में इस गाइड पर मोस्टली अगर हम बात करें तो हम मोस्टली DDC, UDC और कोलन क्लासिफिकेशन, तीन ही क्लासिफिकेशन सिस्टम्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से सबसे वाइडली यूज़ किया जाता है DDC जो कि मेल्विन डीवे द्वारा दिया गया था, डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है। देन फिर उसके बाद मोस्टली यूज़ किया जाता है UDC, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। देन हमारे कोलन क्लासिफिकेशन बहुत ही मिनिमम यूज़ किया जाता है और यही केवल इनमें से एक मात्रा है जो कि इंडिया में दी गई थी SR रंगनाथन जी के द्वारा। देन हम यूनिट 7 की बात करते हैं, स्टडी ऑफ DDC एंड CC। DDC डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम और CC कोलन क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हम चर्चा करेंगे। DDC की हिस्ट्री, जेनेसिस ऑफ DDC के बारे में हम चर्चा करेंगे, किस तरीके से आई। देन 10 डिविजन्स ऑफ DDC। डेसिमल नोटेशन क्यों कहा जाता है, हम 100 बोलते हैं, 100 नहीं बोलते, क्योंकि ये 10 डेसिमल डिविजन्स में इसे कन्वर्ट किया गया था और उसी के आधार पर इसको बनाया गया था। तो इसमें 001 से लेके 900 तक क्लासिफिकेशन नंबर है। 999 तक अगर हम बात करें तो उसमें भी 0.99 अगर हम जोड़ते हैं तो इसमें 3 डिविजन्स 000.00। उसके बाद हम जितने भी अगर 0 या 1 1 2 3 लगाएंगे जितने भी नंबर्स, तो उसमें पॉइंट नहीं देते, पर 3 पॉइंट्स के बाद हम पॉइंट्स देते हैं। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पॉइंट आगे होता है इसलिए हम जिसे 001 ही बोलते हैं। इसको हम मतलब 100 नहीं बोलेंगे, 1001 या 111 ही काउंट करते हैं। तो इसको 10 डिविजन्स में कन्वर्ट किया गया था। इसी तरीके से DDC डिवाइसेस, सब्जेक्ट एंड जियोग्राफिकल डिवाइसेस। सब्जेक्ट डिवीजन, इसी के अंदर हम ऐड नोट होता है जिसके जरिए हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जाते हैं। कि अगर हमें ऐड इंस्ट्रक्शन होगा कि ऐड इंस्ट्रक्शन 289 से 2900 पे जाके आप यहाँ से यहाँ जाइए, तो आप उतना ही बेस नंबर लेके उस बेस नंबर में वो नेक्स्ट क्लास ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सब्जेक्ट डिवीज़न है, एक सब्जेक्ट से अदर सब्जेक्ट में आप जा सकते हैं। देन जियोग्राफिकल डिविजन्स, इसमें बात की जाए तो जियोग्राफिकल डिविजन्स जो हमारा टेबल 2 में है एरिया टेबल, वहाँ पर हम जाके जियोग्राफिकल डिविजन्स का यूज़ करते हैं। एरिया अगर हम बात करें तो जो भी कोई नेशन, कंट्री या स्टेट का नाम आता है तो देन हम उससे रिलेट करते हैं। ये 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो जिसमें टेबल्स आती है, 7 टेबल्स की अगर हम चर्चा करेंगे, इसमें कौन कौन से 7 टेबल्स है। मोस्टली 19 एडिशंस का हम मोस्टली यूज़ करते हैं स्टडी में, स्टैंडर्ड एडिशन माना जाता है, तो हम उसी का यूज़ करते हैं जिसमें 7 टेबल्स है। बट अगर हम लेटेस्ट 23 या 22 की बात करें, 21 की बात करें तो इसमें 6 ही टेबल्स है, बाकी 7 टेबल जो था वो हटा दिया गया है, तो 6 टेबल्स ही हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि इसी में जो सेकंड पार्ट होता है वो शेड्यूल होता है, जिसमें 001 से 999 तक सारे क्लास नंबर्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर सब डिवीज़न, सब्जेक्ट के भी डिवीजन्स होते हैं, सब्जेक्ट के सब सब्जेक्ट्स के डिवीजन्स होते हैं मेन क्लास के अंदर ही। देन हमारा थर्ड पार्ट आता है रिलेटिव इंडेक्स। इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, इंडेक्स में हमें इंडेक्स से डायरेक्ट नंबर मिलता है कि ये नंबर कहाँ पर है, तो उसे रिलेटिव इंडेक्स की एक शब्द के अंदर ही उससे रिलेटेड जितने टर्म्स आते हैं तो वो सारे टर्म्स उसके अंदर आए, तो इसलिए इसे रिलेटिव इंडेक्स भी कहा जाता है कि एक दूसरे से रिलेशन है इसमें। तो उसके आधार पे इसे रखा गया है कि एक सब्जेक्ट का, जैसे कि अगर मान लीजिए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर किस हर फील्ड में आ रहा है तो हर फील्ड उसके नीचे आ रही है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अगर है तो उसके अंदर, या मैथ्स में कंप्यूटर का यूज़ है तो उसके अंदर। तो ऐसे हर जगह, जैसे लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी के नीचे सर्कुलेशन या एडमिनिस्ट्रेशन, तो सारे टर्म्स का एक यूनिक नंबर दिया गया है। तो इसी तरीके से DDC में ये सारी चीज़ें हैं। तो हम इसी तरीके से, जैसे मान लीजिए हम 500 नेचुरल साइंस का नंबर है, देन उसमें हमें 501 में कुछ ऐड करना है, तो देन हम वहाँ से टेबल में जाके टेबल से ऐड कर सकते हैं। तो हम उसे ही, अगर कोई हमें सब्जेक्ट ढूंढना है तो हम रिलेटिव इंडेक्स से वो टॉपिक ढूंढ लें और उसी नंबर पे पहुंच सकते हैं। या हमारा टॉपिक उसी में, रिलेटिव इंडेक्स हमें मदद करता है कि एक से ज़्यादा वो टॉपिक अगर किसी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में आ रहा है तो
तो हमें उससे अदर सब्जेक्ट्स के बारे में भी बताते हो, तो हमें वहाँ पे वो ध्यान रखना होता है कि कौन से सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक जाएगा। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमारे जो भी प्रैक्टिकल क्लासेस है या प्रैक्टिकल जो भी लेक्चर्स है उनमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि डीडीसी में क्या क्या क्लासेस है, कौन कौन से क्लासेस में किस तरीके से डिवीज़न है। और ये मोस्टली प्योर नोटेशन पे ही काम करता है, इसमें 0 और इन्हीं चीज़ों का यूज़ किया गया है, कोई भी नोटेशन बाकी यूज़ नहीं किया गया है। इसी में आगे हम बात करते हैं सीसी का मैं डेवलपमेंट कॉलन क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे 7th एडिशन आ चुके हैं आज तक, बट हम 6th एडिशन तक ही यूज़ करते हैं और 6th एडिशन को ही पढ़ा जाता है मोस्टली। इसमें 5 फंडामेंटल कैटेगरीज़ की बात की गई है। इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में रूल्स है, देन सेकंड में शेड्यूल है, थर्ड में हमारा इंडेक्स है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में हमारा रूल्स दिए गए हैं, तो रूल्स में किस तरीके से हमें क्लास नंबर बनाना है या क्लास नंबर क्या है, डिवाइसेस क्या है, तो सारे सीसी के जो रूल्स है वो लिखे गए हैं। देन पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में हमें सारा डिसाइड किया गया कौन सी क्लास क्या क्या है, और वो क्लासेस पूरी हमें ए से जेड तक या जो भी 0 से 9 सारा सब कुछ हमें दिया है। इसमें मिक्स नोटेशन का यूज़ किया गया है। और देन हमारा आता है इंडेक्स, तो इंडेक्स का भी यूज़ किया गया है प्रॉपर। देन इसमें होती है मेन क्लासेस, स्पेशल्स एंड सिस्टम्स जो कि बनते हैं, आइसोलेट्स होते हैं, कॉमन आइसोलेट्स, ACI PCI, ये सारे आइसोलेट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। देन होती है डिवाइसेस, जियोग्राफिकल डिवाइसेस, क्रोनोलॉजिकल डिवाइसेस या सारी सब्जेक्ट डिवाइसेस। तो इन सारी डिवाइसेस के बारे में हम प्रैक्टिकल क्लासेस में और थ्योरेटिकल दोनों में पढ़ेंगे। एंड देन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडेक्स होता है। देन हम बात करते हैं यूनिट 8, करंट ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में करंट ट्रेंड्स क्या क्या हैं, DDC, UDC, CC, मोस्टली 3 ही क्लासिफिकेशन स्कीम्स का ज़्यादा यूज़ होता है। देन हम इसी यूनिट में चर्चा करेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो कि मोस्टली क्लासिफिकेशन के लिए होती है, FIDCR और इसको। ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज़ एंड रिसर्च ग्रुप कौन कौन से हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल एंड क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप जो मोस्टली क्लासिफिकेशन के लिए ही वर्क करते हैं। देन DRTC जो कि हमारे रंगनाथन जी की जो CC है उन पर मोस्टली इसमें रिसर्च होता है। देन अगर हम बात करें इसको इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इसके बारे में सारी जो भी क्लासिफिकेशन स्कीम होती है उस पर यह कमेटी रूल्स करती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। देन रिसर्च इन क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या रिसर्च हो रही है वो भी, यूनिसिस्ट एंड BSO। देन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कंप्यूटर, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में कंप्यूटर, जैसे अगर हम OCLC के द्वारा बनाया गया WebDB के थ्रू हम क्लासिफिकेशन नंबर डालते हैं या कोई टॉपिक डालते हैं या बुक का नाम टाइटल डालते हैं तो वो हमें ऑटोमेटिक क्लास नंबर दे देता है, तो जिसके जरिए हमें क्लासिफिकेशन नंबर DDC या CC, मतलब मोस्टली DDC बेस्ड है तो DDC से नहीं लेना पड़ता, तो वो हमें एक फ़ायदा होता है, हमारा टाइम की बचत होती है। तो वो सारी चीज़ें आ चुकी है। तो आज हमने पूरा जो हमारा ब्लॉक 1 एंड 2 में हमने पढ़ा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के मेथड्स के बारे में हमने चर्चा की, और हमने DDC CC जो हमें हमारे सिलेबस में पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा चर्चा किया। तो हमारे ये 8 यूनिट्स मोस्टली बेसिस किस में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी, तो हमें इसमें नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में जो हमारा ब्लॉक 1 एंड 2 है वो मोस्टली लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पार्ट को कवर करता है कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में हमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। तो आज हमने चर्चा की है सारी, जो भी हमने आज चर्चा की है कि हमारे सब्जेक्ट्स में जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ब्लॉक एंड ब्लॉक 2 है उसमें लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, देन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन मेथड्स, फंक्शंस एंड जो भी हम स्कीम्स के बारे में यूज़ करते हैं। यूनिट 1 से यूनिट 8 में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की कि जो हम हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जो भी हमारे 2 यूनिट्स बचे हैं उनके नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम चर्चा करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 में। तो इसी तरीके से हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर पूर्ण होता है। आभार।